विंड्स ऑफ चेंज के इस नए सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। इससे पहले के सेशन में मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात आपसे किया था। आप सबको मालूम है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। आपको मैंने ये भी बताया था कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डील किया गया है। बातों के क्रम में मैंने आपको ये भी बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अपने आप में इन्फोर्सिएबल नहीं है जब तक कि सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो स्टेट की हो, उस निर्देशों के आलोक में कोई कानून नहीं बना लेती है। इससे पहले के सेशन में मैंने आर्टिकल 39 तक डील किया था। आज हम 40 से लेकर के 51 तक डील करने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 40 को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर विलेज पंचायत की बात बताई गई है। विलेज पंचायत का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या है कि एक यूनिट के रूप में विलेज काम करे और वो सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर काम करे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस पर कानून बन चुका है। जब हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इन निर्देशों का अनुपालन हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल आया कहाँ से। ये गांधी जी के विचार थे। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये कहाँ से इंस्पायर है। तो ये गांधी जी के आत्मनिर्भरता के विलेज को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जो उनके विचार थे, उस विचार को परिलक्षित करता है, उसे हमारे सामने लाता है। अब हम देखते हैं कि हर जगह, हर ब्लॉक में, हर जिला में, पूरे राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू हो चुकी है। अब इसके बाद 40 आर्टिकल के बाद हम 41 पर आते हैं, जिसमें राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस की बात है। राइट टू वर्क मनरेगा जिससे पहले चल रहा था, अब इसका नाम बदल गया है, लेकिन वो राइट टू वर्क है। दूसरा, हम देखते हैं कि एजुकेशन के मामले में फ्री कंपल्सरी एजुकेशन की बात हमारे सामने आती है। बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की बात आती है। स्कूल में पढ़ाई मुफ्त में हो, इसकी व्यवस्था सरकारी स्तर पर की गई है। इवन मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था की गई है। ओल्ड एज पेंशन की भी बात की गई है, जो आप देखते हैं कि अलग अलग विभिन्न नामों से वो लागू है हमारे यहाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि झारखंड में अगर आए, पूरे भारत की बात अगर करें तो आयुष्मान भारत की बात हम देखते हैं, पब्लिक हेल्थ को लेकर के। अगर झारखंड में आते हैं तो यहाँ झारखंड चिकित्सा योजना की बात होती है। यहाँ पर अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात होती है। यहाँ पर असाध्य रोगों के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसके एस्टिमेट के हिसाब से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर बहुत सारे काम इस देश में होते रहे हैं, हो रहे हैं और आगे भी इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होंगे। अब आर्टिकल 42 पर अगर हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि प्रोविज़न फॉर ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मैटरनिटी रिलीफ, ये सब बातें हमारे सामने आती है। हम देखते हैं
कि पहले तो मैटरनिटी लीव की बात आई, जो महिलाओं को दी जाती थी, आज भी दी जा रही है। फिर उसमें जुट गया पैटर्निटी लीव। ये सब इसी राजनिर्देशक तत्व के निर्देशों के आलोक में सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए हैं। अब हम आते हैं 43 और उसके साथ एक और क्लाउज जोड़ा गया बाद में, 43 और 43A, जो लिविंग वेजेस की बात करता है। दूसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करता है। इसका मतलब है कि जो भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं या जो भी उसके मालिक हैं, उनको कहीं ना कहीं वर्कर्स के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन बना के चलने की ज़रूरत है। हम देखते हैं ट्रेड यूनियंस हैं हमारे यहाँ, जो वर्कर्स की बात मैनेजमेंट तक पहुँचाते हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि नॉट इन्फोर्सेबल होने के बावजूद बहुत सारे बातों को, बहुत सारे निर्देशों को लागू कर दिया गया है। लागू करने की एक ही शर्त मैंने पहले आपको बताया कि अगर इन डायरेक्टिव्स के आलोक में सरकार कानून बना देती है तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, फिर वो नॉन या नॉट इन्फोर्सेबल नहीं रह करके इन्फोर्सेबल हो जाता है। अब हम देखते हैं एक बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात की होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हमारा लक्ष्य ये भी है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी तो बहुत है, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो बहसें हो रही हैं या जो प्रयास हो रहे हैं, उसके बारे में एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एकाएक लागू करना मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है, इसलिए कि उसका एक्सेप्टेंस उतना नहीं रह जाएगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंज लाने की ज़रूरत है, माइंडसेट में भी और कानून में भी। अब हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसके भी हम दो पक्ष देखते हैं। एक तो देखते हैं कि ये यूनिफॉर्मली सब पर लागू हो जाए, बिना किसी भेदभाव के लागू हो जाए, हर को एक ही तरह के कानून से हम बांध दें। ये बहुत डिज़ायरेबल तो है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल नहीं नज़र आता। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रेजुअल प्रोग्रेस की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ होता है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक ही अंतर है कि यूनिफॉर्म का मतलब है कि देश के हर नागरिक पर वो कानून एक तरह से लागू हो। लेकिन जब हम कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिविल कोड है डिफरेंट लोगों के लिए, जैसे हमें पता है कि हिंदू कम्युनिटी के लिए एक कोड है, मुस्लिमों के लिए दूसरा है, क्रिश्चियनों के लिए तीसरा है। इस तरह से हम देखते हैं कि बड़े सारे कानून ट्राइबल्स के लिए अलग है। अभी हमने देखा कि उत्तराखंड में जो 2024 में जो UCC बना, तो उसमें भी हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को अलग कर दिया गया कि ये कोड उन पर लागू नहीं होगा। हमारे देश में जो सबसे पहला
स्टेट है वो है गोवा। गोवा में हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये कब से लागू है? गोवा हमारे देश का अभिन्न अंग बाद में बना। पहले वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं, वहाँ पर पुर्तगीज़ लोगों का शासन था। और पुर्तगीज़ के टाइम में वहाँ पर पुर्तगीज़ सिविल कोड ऑफ 1867 लागू था। यह कानून गोवा में रहने वाले हर लोगों पर एक तरह से लागू है। ये पहला एग्जाम्पल यूसीसी का मिलता है हमें। उसके बाद फिर दूसरा मैंने बताया कि उत्तराखंड दूसरा स्टेट हुआ जिसने इसको लागू किया अपने यहाँ। फिर हम इस गोल को अभी तक पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए, इसलिए कि हमने माइंडसेट लोगों का इसके पक्ष में अब तक नहीं बनाया है। ये ज़्यादातर पॉलिटिकल रिटॉरिक में अपने अपने ढंग से लोग इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते आ रहे हैं कि इसका विरोध भी हो जाता है, जबकि समाज को इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब हम देखते हैं फिर कि आर्टिकल 48 और आर्टिकल 48A। तो आर्टिकल 48 में हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। किस लाइन पर? मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन पर, कि हम एग्रीकल्चर को डेवलप करें, हम एनिमल हस्बेंड्री को डेवलप करें, हम जो दूध देने वाले जानवर हैं उनके स्लाउटर को रोकें, जिसमें सबसे प्रमुख गौ स्लाउटर पर रोक लगाना है। हम आराम से इस बात की जानकारी रखते हैं कि गौ स्लाउटर पर बैन बड़े सारे स्टेट्स में लगाए जा चुके हैं और मिल्च कैटल पर भी थोड़ा रोक हमें देखने को मिलता है। फिर हम जब 48A पर आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट की बात होती है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात होती है। तो फिर हम देखते हैं कि बड़े सारे एक्ट बने, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट को फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो हमारे यहाँ खतियान में जंगल झाड़ बताए गए थे, जिसकी पहले बंदोबस्ती भी होती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और कहा कि ये भी डीम्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत आएगा। इससे हमें लगता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया हमने, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश किया हमने। ये अलग बात है कि अभी भी हम वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं जैसा कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्वायरमेंट को ठीक रखने के लिए, इकोसिस्टम को ठीक रखने के लिए। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 49 पर। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में है क्या? जितने भी हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमको मिलते हैं या प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है जिसका, उन सबको प्रोटेक्ट करने की बात, उसको लेकर के एक दिशा निर्देश सरकार को दी गई। अब हम देखते हैं कि 1958 में एक प्रयास किया गया, एक एक्ट बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया कि हम किस तरह से मॉन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को और किस तरह से हम प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को बचाएं।
पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उसका देख रेख बहुत ही खूबसूरती से वो लोग करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी इसमें कमी है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर है, कानून भी बन चुका है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे प्रयास जारी हैं। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव के तरह। ये जो निर्देश है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इसको पूरी तरह से अलग कर देने के विचार को लेकर के आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ ये संभव नहीं हो पाया है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को पूरी तरह से अलग कर दें। हमने अमेरिका की तरह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को भी अलग नहीं किया है। हमारे यहाँ ये दोनों एक ही बॉडी में निहित हैं। उसी में से कुछ लोग सांसद मिनिस्टर बनते हैं, वो एग्जीक्यूटिव कराते हैं, और बाकी जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, बहसें करते हैं, पब्लिक के सामने लाते हैं बातों को। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को टोटल अलग कर देना अभी बहुत प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 51 की तरफ। ये सबसे लास्ट है, जिसमें हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। जब देश आज़ाद हुआ तो न तो हम उस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड यानी अमेरिकन ग्रुप और रशियन ग्रुप के साथ थे, हमने एक अलग अपना ग्रुप बनाया जिसको हम नॉन अलाइंड कहते थे। तो इस तरह से, और आज भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कोई बात होती है, पीस डिस्टर्ब होता है, तो हमारा देश उसमें मुखर होकर के बोलता है, अपनी बातें रखता है और एक इंटरनेशनल माहौल बनाता है। तो ये लास्ट आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, और इसको अक्षरशः तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हद तक ग्रेजुअली इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हमारे देश में। अब हम एस्पायरेंट्स से एक बात कहना चाहते हैं कि आप की जो स्टडी प्लानिंग है उसको अक्षरशः उस पर चलें और इधर उधर अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। थैंक यू। जोहार।